नमस्कार दोस्तों, मैं बी चतुर्वेदी, आपका अपना बायोलॉजी टीचर ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लगातार वीडियो सोल्यूशन इस प्लेटफॉर्म से आपको मिल रहे हैं। उसी क्रम में हम आप अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। चैप्टर नंबर जो 8वां था वो पूर्ण रूपेण खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। जितना हमने सेलेक्टिव देना था आपको दिया। अब उम्मीद है कि आप उसको पढ़ रहे होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे। आगे जो दिया गया है क्वेश्चंस और समरी जो लेसन की है उस पे हम अब बात करेंगे। और चैप्टर का नाम है क्या? जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। इसमें ये चैप्टर नंबर 9वां है और इसमें हम जो चैप्टर है उसकी शॉर्ट समरी जो क्वेश्चन बैंक में दी जाती है उसको देखेंगे। साथ ही साथ यह भी देखेंगे कि इसमें जो बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए हैं उनका स्टैंडर्ड क्या है और कुछ सेलेक्टिव बहुविकल्पी जो क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू उनको भी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि आपके चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बढ़ते हैं। सबसे पहले लेसन की समरी देखते हैं और समझते हैं बायोटेक्नोलॉजी को। अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की हम बात करें तो यहां देखिए पहले ही दिया गया है जैव प्रौद्योगिकी। जैव का मतलब होता है क्या? जीवित या लिविंग बींग्स के अंदर। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, यानी जीवों के अंदर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी डाल देना, टेक्नोलॉजी डेवलप कर देना जिसमें कि उनकी स्पीसीज या जातियों में कुछ इंप्रूवमेंट दिखाई दे, कुछ सुधार दिखाई दे, कुछ नयापन आ जाए या कुछ रेसिस्टेंसी आ जाए, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता आदि कुछ इस तरह से नई चीजें डेवलप कर जाए। तो इसको ध्यान में रख करके बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन में आई। यहां देखेंगे उसमें हमें सिद्धांत समझना है, साथ ही साथ उसके प्रक्रम या प्रोसेसेस को समझना है कि कैसे हम प्रोसेस करके बायोटेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाते हैं। चलिए बात करते हैं। यहां आपके सामने जो चैप्टर है उसकी एक समरी आपके सामने दी गई है, थोड़ा सा देखें। दिया गया है आर्यों ने दही और शराब का निर्माण करना 250 ईसा पूर्व ही आरंभ कर दिया था। यानी जो आर्य भारत में आए उन्होंने, आपने देखा कि लगभग 250 वर्ष पूर्व ही जो दही है या फिर दूध से दही का बनना है, दही का निर्माण करना है, या फिर अल्कोहल जैसे पेय पदार्थों का निर्माण करना है, इन सब की प्रक्रियाएं 250 साल पुराने ही समय में शुरू हो गई थी। अब आगे जब इसमें हम आप बढ़ेंगे, दिया गया है 1970 के समय या दशक में जीव विज्ञान की जो तकनीकी है, तकनीकी के रूप में जैव प्रौद्योगिकी का प्रादुर्भाव हुआ। यानी कि 1970 में, 1970 में वह समय था, 1970 का दशक, जबकि बायोटेक्नोलॉजी जैसा टर्म यूज होने लगा और टेक्नोलॉजी जो बायो के अंदर इंट्रोड्यूस करने जानी थी वो यहां से स्टार्ट हो जाती है। जैसा कि मैंने लेसन के नाम से ही आपको समझाया कि बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है, बायो का मतलब है लिविंग बींग्स, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो। टेक्नोलॉजी का मतलब होता है तकनीकी, यानी तकनीकी जो शिक्षा है या तकनीकी जो है उसका प्रयोग करना, अनुप्रयोग करना। कहाँ टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा? कहाँ? बायो ऑर्गेनिज्म में, या कह दें बायो मॉलिक्यूल्स में, या फिर कह दें प्लांट और एनिमल। तो प्लांट एनिमल में बायो टेक्नोलॉजी का यूज करना, या कह दें टेक्नोलॉजी का यूज करना ही क्या है? जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी। अब एक चीज यहां और ध्यान देने की बात है भैया कि जो बायोटेक्नोलॉजी है वह जो है लिविंग बीइंग्स के पॉजिटिव रिस्पांस को बढ़ाती है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स इसका यूज कर रहा है तो हमेशा वह अपने पॉजिटिव रिस्पांस को देखते हुए नई नई तकनीकी डेवलप करेगा जिससे कि जो ऑर्गेनिज्म है उनका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, या कह दें टेक्नोलॉजी के बेस पे उपयोगिता बढ़ाई जाए, एप्लीकेशन बढ़ाए। तो थोड़ा सा इसकी बात करते हैं। 1970 दशक से यह शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर भारत सरकार ने 1982 में
विज्ञान एवं तकनीकी विभाग, जिसको आप DST 1982 में DST नामक संस्था को स्टार्ट किया, जिसका फिर आगे के अंतर्गत राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड, एक बोर्ड भी बनाया जिसका नाम था NBTB, यानी नेशनल बोर्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड। ठीक है, नेशनल बोर्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड। तो यह जो है एक बोर्ड का निर्माण किया गया भारत सरकार के द्वारा। फिर 1986 में राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड को एक स्वतंत्र विभाग के रूप में जैव प्रौद्योगिकी विभाग में बदल दिया गया और विज्ञान एवं तकनीकी का जो मंत्रालय है वह इसको नियंत्रित करने लगा, उसके नियंत्रण में हो गया। आगे देखिएगा 1988 में देखिए शुरू हो रहा है विश्व स्तर पर, कहां से 70 के दशक से 82 में DTS और उसके बाद 1986 का नंबर आया और फिर 88 में क्या हो रहा है ध्यान दीजिएगा। 88 में संयुक्त राष्ट्र के सुझाव पर जीन प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी का एक अंतरराष्ट्रीय केंद्र ICGEB जो कि नई दिल्ली में स्थापित किया गया। ठीक है, तो इंटरनेशनल जो केंद्र था वह जिसका कि नाम है ICGEB जो कि दिल्ली में स्थापित किया गया। आगे दिया है वर्तमान समय में सीमित अर्थों में जैव प्रौद्योगिकी में उन प्रक्रमों को सम्मिलित किया जाता है जिनमें आनुवांशिकी द्वारा रूपांतरित जीवों का उपयोग विभिन्न पदार्थों को अधिक मात्रा में उत्पादित करने के लिए किया जाता है। आगे अगर देखें तो आगे चलकर प्रक्रमों और तकनीकी का समावेशन जैव प्रौद्योगिकी में कर दिया गया। यानी स्टार्टिंग में तो इसका उपयोग क्यों किया गया था, यहां देखिए दिया गया है आनुवांशिक द्वारा रूपांतरित जीवों का उपयोग विभिन्न पदार्थों को अधिक मात्रा में उत्पादित करने के लिए किया गया था। यानी कुल मिलाकर के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का स्टार्टिंग में उपयोग किया गया, बाद में अन्य क्षेत्रों में भी इसका उपयोग बढ़ जाता है। आगे बढ़े मेरे बच्चों, बात आई अब जैव प्रौद्योगिकी के बारे में, थोड़ा सा और जानते हैं। क्या दिया है? जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी जिसे कह रहे हैं, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है ना, जिसे आप यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी EEB के अनुसार, यह एक संस्था है जिसके अनुसार डिफिनीशन दी गई है, जैव रसायन, सूक्ष्म जीव विज्ञान, आनुवांशिकी और रसायन अभियांत्रिकी के तकनीकी ज्ञान का एकात्मक सघन उपयोग ही क्या है? जैव प्रौद्योगिकी। इनका गहरा और सघन जो उपयोग है वही जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। आगे दिया गया है नवीन संसाधनों द्वारा मानव जाति के हित के लिए विभिन्न प्रकार के जीवनोपयोगी पदार्थों यौगिकों के उत्पादन की संभावनाओं को जैव प्रौद्योगिकी सुलभ करती है। आगे संक्षेप में जैव प्रौद्योगिकी ऐसी तकनीकी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम DNA में बदलाव या परिवर्तन कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो सबसे शॉर्ट वे से जो बात समझाई गई कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या, तो यहां बच्चों समझाई आ गई कि बायोलॉजिकल जो मॉलिक्यूल है सबसे इंपॉर्टेंट है जेनेटिक मटेरियल, चाहे वह DNA हो या RNA हो। तो जेनेटिक मटेरियल यानी DNA या RNA में जो परिवर्तन किया जा सका वह बायोटेक्नोलॉजी की ही वजह से किया जा सका। तो इस वजह से अगर डिफाइन किया जाए तो यहां शॉर्ट वे से इन्होंने डिफाइन करके कहा है कि बायोटेक्नोलॉजी का एक सबसे बड़ा एप्लीकेशन यही है कि वह जो है जीवों के DNA में परिवर्तन कर देता है।
क्योंकि जीन में परिवर्तन हो गया, डीएनए में परिवर्तन का मतलब, और जीन में परिवर्तन होगा तो वन जीन वन प्रोटीन और वन पॉलीपेप्टाइड चेन हाइपोथेसिस आप पढ़ चुके हैं। वीडल टैटम ने दिया था कि एक जीन, एक एंजाइम और एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, जिससे कि यह स्पष्ट होता है कि भविष्य में जो कैरेक्टर्स हैं वह इन्हीं पॉलीपेप्टाइड चेन्स के थ्रू आगे बढ़ते हैं। तो जब डीएनए में परिवर्तन हो गया तो जाहिर सी बात है कैरेक्टर्स में भी परिवर्तन आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद है आपको यह बात समझ में आई होगी बच्चों। और ध्यान दीजिएगा कि जैव रसायन, सूक्ष्म विज्ञान और अनुवांशिकी और रसायन, इन सबका एक सम्मिलित रूप हो जाता है क्या, बायोटेक्नोलॉजी। बस खास बात यह है कि जेनेटिक रूप में यह ऐसा परिवर्तन करता है कि जीवों में काफी कुछ बदलाव आपको देखने को मिलता है। पहले उद्देश्य था प्रोडक्शन बढ़ाना और आज जो है कई क्षेत्रों में इस पे काम हो रहा है। चलिए, यूएसए नेशनल साइंस फाउंडेशन, यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन के अनुसार जैविक कारकों जैसे सूक्ष्मजीवी अथवा कोशिकांग आदि का नियंत्रित उपयोग लाभदायक कारणों के लिए किया जाना ही जैव प्रौद्योगिकी है। अब देखिए यहां यूएस जो नेशनल फाउंडेशन है उसने यह परिभाषा दी कि जैविक कारकों जैसे, जैविक कारक चाहे जितने हैं, इन्होंने उदाहरण लिया जैसे सूक्ष्म जीव हुआ या कोई कोशिकांग ही हुआ, उसका ऐसा नियंत्रित उपयोग करना जो कि लाभदायक कारण में हो, यही क्या है, जीन प्रौद्योगिकी है। तो आप मित्र जानते भी हैं, आप लोग जानते भी हैं अच्छे से कि बायोटेक्नोलॉजी ह्यूमन बींग्स ने ऐसा बनाया या ऐसा डेवलप किया, या डेवलप ही क्यों किया यह आप समझ रहे होंगे, क्योंकि उनका उद्देश्य था कि टेक्निकली जो है प्रोडक्शन चीजों का बढ़ा देना या कह दें लाभ पाना, है ना। तो उस लाभ के उद्देश्य इनका इनोवेशन हुआ, तो जाहिर सी बात है कि लाभदायक जो कारण है वह यहां जिम्मेदार हो जाएंगे। तो डिफिनीशन यहां आपने देखा, वही देखिए EFB यानी यूरोपियन जैव प्रौद्योगिकी संघ, है ना, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इन्होंने क्या कहा, नए उत्पादों सेवाओं के लिए प्राकृतिक विज्ञान, जीवों, कोशिकाओं व इसके अंग तथा आणविक अनुरूपों का समायोजन बताया गया है। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में ही संभव हो पाया क्या कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा आनुवांशिक अभियांत्रिकी सूक्ष्म जीवों यानी GEM यानी जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रोब्स के निर्माण में तो इस विकास की गति को अचानक ही बढ़ा दिया। यानी जो GME टेक्नोलॉजी यूज होने लगी, यानी जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रोब्स जो आ गए, या जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू अलग अलग टेक्नोलॉजी आ गई, जिसके बेस पे यहां स्पीड अप हो गई प्रोसेस, यानी बायोटेक्नोलॉजी में थोड़ी और सहूलियत बढ़ गई। कब? जब जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रोब्स का बनना शुरू हो गया या माइक्रोब्स में जीन इंजीनियरिंग वर्क करने लगी। तो इतनी तक बात हमें उम्मीद है मेरे बच्चों आपको समझ में आई होगी। ये सब परिभाषाएं हैं और एक दो परिभाषाएं आप रट्टा मार के रखिएगा, कारण है कि इन परिभाषाओं को आप हूबहू रखेंगे तभी आपको नंबर मिलता है। तो बाकी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला जो पोर्शन स्लाइड में है वो देखें आप। कह रहा है अनेक भारतीय जैव प्रौद्योगिकी कंपनी, जिसको आप क्या कहते हैं, माइक्रोप्रोपेगेशन सॉरी, इसके सजावटी पौधों को उत्पन्न तथा निर्यात कर रही है। तो आज जो है माइक्रोप्रोपेगेशन के थ्रू बहुत से ऐसे सजावटी ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं जिनका की उत्पादन बढ़ाया गया है, उत्पादन किया भी जा रहा है। वहीं देखिएगा NBPGR, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, ये क्या है भाई, नई दिल्ली के तत्वाधान में तथा अन्य संस्थानों जैसे CIMAP यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स जो कि लखनऊ में है, साथ ही साथ TB
GRI यानी ट्रॉपिकल बोटेनिकल गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि त्रिवेंद्रपुरम में है, और वहीं दिया है आदि पर क्रायो प्रिजर्वेशन जो कि -96 डिग्री सेल्सियस पर रखा जा सकता है, यानी द्रवित जो नाइट्रोजन है उसके अंदर रखा जाता है और टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस होता है। तो उस समय जो है क्या होता है, नाइट्रोजन जो होता है परिरक्षण के रूप में, परिरक्षी के रूप में होता है, मतलब प्रिजर्व मटेरियल के रूप में यूज होता है। नाइट्रोजन के अंदर ही क्या किया जाता है, कुछ प्लांट्स के जेनेटिक मटेरियल को कंजर्व किया गया, कह दे सुरक्षित किया गया, रखा गया, प्रिजर्व किया गया। तो ये क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन एक दो बार पूछा गया है, याद रखिएगा। बहुत डाउन टेम्परेचर यानी 196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर द्रवी जो नाइट्रोजन है उसके साथ अगर किसी मटेरियल को परिरक्षित किया जाए, सुरक्षित किया जाए, तो उस तरह का प्रिजर्वेशन कहलाता है क्या, क्रायो प्रिजर्वेशन। क्लियर है? चलिए बच्चों, अच्छा, किस सुविधा के साथ साथ जन्म प्लाज संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ जन्म प्लाज के लिए भी कार्य शुरू हो गया। तो जन्म प्लाज को भी सुरक्षित करने की व्यवस्था शुरू हो गई। जन्म प्लाज सुरक्षित हो गया मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के फ्यूचर प्लानिंग को लेकर के आप अपने हिसाब से डिसीजन रख सकते हैं, यानी बायोटेक्नोलॉजी जो है इसमें अब अपना इनोवेशन करना शुरू कर देती है। आगे देखिएगा, जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांतः क्या कहा गया, आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के विकास में दो विशिष्ट तकनीकों का महत्वपूर्ण स्थान है। पहला, आनुवांशिक अभियांत्रिकी जिसको कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसमें क्या है भाई, इसमें कहा गया है आनुवांशिक पदार्थों जैसे डीएनए या आरएनए के रासायनिक संरचना या परिवर्तन करके इसे परपोषी यानी होस्ट ऑर्गेनिज्म में प्रवेश कराने की इस प्रकार की तकनीकी के द्वारा ही जीव के लक्षण प्रारूप फिनोटाइप में परिवर्तन करना है। आगे दिया है रासायनिक अभियांत्रिकी या केमिकल इंजीनियरिंग। इसमें क्या है भाई, वांछित सूक्ष्म जीवों या सुकेंद्रकी कोशिकाओं के विभिन्न प्रक्रमों में अन्य सूक्ष्म जड़ती से संदूषण रहित वातावरण निर्मित करके जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों जैसे टीकों, विकरों, प्रतिजैविकों आदि, वैक्सीन, एंजाइम्स, एंटीबायोटिक्स का क्या करना, निर्माण करना ही जो है रासायनिक अभियांत्रिकी कहलाता है। तो यहां एक चीज आप समझ लीजिएगा, केमिकल इंजीनियरिंग का मतलब है कि जीवों की जो सुकेंद्रकी कोशिकाएं हैं या जीव हैं उनके अंदर पाए जाने वाले जो पॉजिटिव सेंस है उनकी सहायता से या उनका जो पॉजिटिव बिहेवियर है उसकी हेल्प से क्या करना, अन्य सूक्ष्म जीवों से संदूषित रहित वातावरण निर्मित करके जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद जैसे कि टीका हुआ, विकर यानी एंजाइम्स हुआ, प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक्स हुआ, इनका निर्माण करना। यहां ये दिया गया है वैक्सीन हुआ, एंजाइम्स हुआ, एंटीबायोटिक्स, इनका निर्माण। तो इन सब का निर्माण तभी संभव हुआ जब बायोटेक्नोलॉजी आपके साथ हुई, या कह दें आपने बायोटेक्नोलॉजी का इनोवेशन कर लिया, आविष्कार कर लिया, बायोटेक्नोलॉजी से वर्क होने लगा। ये कुछ एप्लीकेशंस भी हैं उनके जो यहाँ दिए गए हैं, और रासायनिक अभियांत्रिकी जो दिया गया है यानी केमिकल इंजीनियरिंग, ये चीज स्पेशल यहां आपको मिल जाती है। आगे देखिए दिया है आनुवांशिक अभियांत्रिकी के घटक। अब इसमें घटक क्या क्या है, बायोटेक्नोलॉजी के जो घटक है उनकी बात है। आनुवांशिकी अभियांत्रिकी को पुनर्संयोजित डीएनए तकनीकी यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी
या जीन क्लोनिंग, जीन क्लोनिंग, जीन क्लोनिंग भी कहा जाता है। यानी दोनों नाम सेम है। क्या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कह दे या जीन क्लोनिंग कह दे, या फिर आनुवंशिक अभियांत्रिकी के जो घटक हैं उनके बेसिस पे आप जो है कह दें क्या, पुनर्संयोजित डीएनए तकनीकी। तो ये तीनों नाम क्या हैं, एक ही हैं, इनमें आप कंफ्यूज ना होइएगा और इसको समझ लीजिएगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बहुत बार पूछी गई है। आगे दिया है, इस तकनीकी में दो डीएनए अणुओं को सर्वप्रथम कोशिका केंद्रक से विलगित किया जाता है, यानी अलग कर दिया जाता है, और एक या अधिक प्रकार के विशेष एंजाइम, जिसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, के द्वारा अनेक टुकड़े किए जाते हैं। इसके बाद इन टुकड़ों को इच्छानुसार जोड़कर कोशिका पुनरावृत्ति या जनन के लिए पुनः स्थापित कर दी जाती है। संक्षेप में जीन क्लोनिंग या आनुवंशिक इंजीनियरिंग विदेशी डीएनए के विशिष्ट टुकड़े को कोशिका में स्थापित करना होता है। तो इसे आप पहले अगले शब्दों में, हमारे शब्दों में भी आप समझ लीजिए, थोड़ा सा आसान भाषा में। होता क्या है कि एक नॉर्मल डीएनए का पोर्शन है प्लाज्मिड के रूप में, और जो जीन आपको चाहिए अगले पीढ़ी में, उसको क्या करते हैं, इसमें पहले कॉपी बनाते हैं। ठीक है, कॉपी बनाने के लिए इसमें क्या करते हैं, आप जो कैरेक्टर्स आपको चाहिए उस कैरेक्टर्स को यहां आप जोड़ लेते हैं। मान लीजिए आपने ये जीन चाहिए था इस टाइप वाला, आपने यहां जोड़ लिया। ठीक है, अब ये जो डीएनए है प्लाज्मिड वाला, इसकी कॉपी बैक्टीरियाज के अंदर होती रहेगी, और ये जो पर्टिकुलर जीन है इसका इंसर्टन करा दिया जाएगा, यानी प्रवेश करा दिया जाएगा। जिस भी ऑर्गेनिज्म या प्लांट में आप ऐच्छिक कैरेक्टर चाह रहे हैं, अपने इच्छानुसार उसमें कैरेक्टर्स चाह रहे हैं, उसमें आप प्रवेश करा देंगे। जब प्रवेश करा देंगे तो अब उस प्लांट का जो बिहेवियर है उसमें यह चीजें आ जाएंगी। उसी चीज को यहां इन्होंने कहा है क्या, कि पहले क्या किया जाता है, विशेष एंजाइम जिसका नाम है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसके द्वारा उनके टुकड़े किए जाते हैं। ठीक है, टुकड़े कर दिए जाते हैं। उसके बाद इन टुकड़ों को इच्छा अनुसार जोड़ दिया जाता है, जैसी इच्छा होती है, पुनर्संयोजित और जनन के लिए पुनः स्थापित कर दिया जाता है। और संक्षेप में इसी बात को जीन क्लोनिंग कहा या आनुवंशिक इंजीनियरिंग नाम दिया। तो यह महत्वपूर्ण है मेरे बच्चों, इसको अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए। यह एक महत्वपूर्ण टर्म आपके सामने था। आगे दिया है विजातीय जीन उत्पादन को प्राप्त करना। लक्ष्य प्रोटीन की अभिव्यक्ति को प्रेरित करने वाली जो परिस्थितियों को अनुकूलतम बनाने के बाद कोई भी उनका व्यापक स्तर उत्पादन कर सकता है। किसी ऐसे जीन का इस प्रकार का प्रोटीन कूट लेखन यानी इनकोडिंग किसी भी विषम जात यानी हेटेरोलॉगस परपोषी में अभिव्यक्त होता है। इसे ही पुनर्योजित प्रोटीन या रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन नाम देते हैं। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। वहीं दिया है अधिक आयतन संवर्धन से उत्पाद की पर्याप्त मात्रा प्राप्त करने के लिए बायोरिएक्टर का विकास भी किया गया है या संवर्धन भी किया गया है, जिसका आयतन 100 से 1000 लीटर तक संशोधित किया जा सकता है। तो बायोरिएक्टर भी हम आपको पढ़ाएंगे। और बायोरिएक्टर में है क्या, इसको देख लीजिए। आयतन संवर्धन जो है से उत्पाद की पर्याप्त मात्रा करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। थोड़ा सा उसका जो है डिटेल एक दो बार एग्जाम में आया है मेरे बच्चों, हम आपको जरूर उसके बारे में कुछ ना कुछ बताएंगे। चलिए अब बात करते हैं, इसमें कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है उनकी। एमसीक्यू क्वेश्चंस में देख लीजिए आप, जो सिलेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन है उनमें देखें, प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियस
का उपयोग आनुवांशिक इंजीनियरिंग में निम्नलिखित अणु को बनाने में किया जाता है। कौन से अणु बनाने में? डीएनए के पुनर्संयोजन में, पुनर्योजन अणु के, आरएनए के पुनर्योजन अणु के, डीएनए तथा आरएनए दोनों के पुनर्योजन अणु से, इनमें से कोई नहीं। तो देखेंगे तो डीएनए के जो पुनर्योजन अणु हैं उनको बनाने में उसका उपयोग किया जाता है। किसका? प्रतिबंधित इंडोन्यूक्लियेज नामक एंजाइम का। तो याद रखेंगे, इसी को रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज कहते हैं, है ना। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा एंजाइम जीवाणु कोशिका को अपघटित कर इसका डीएनए पृथक करने में सहायक है? तो डीएनए पृथक करने में कौन सहायक है ये आपको बताना है। व्युत्क्रमी ट्रांसक्रिप्टेज, अगला दिया है डीएनए निर्भर पॉलीमरेज, लाइसोजाइम या लाइगेज। तो आप अगर देखेंगे तो जो लाइसोजाइम एंजाइम है यही क्या है, जीवाणु कोशिका को अपघटित करने की जो क्षमता है वह रखता है, और साथ ही साथ डीएनए इससे पृथक किया जा सकता है। तो ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन जो ग वाला है वो क्या है, सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखें, जंतु कोशिकाओं में क्लोनिंग के लिए उपयुक्त संभावना है। तो उपयुक्त जो संभावना है याद रखिएगा, इसमें SV40 जो है यह महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में उठा है और नई क्लोनिंग के बेस पे इसका नाम देखा जा रहा है। तो इस वजह से इसको जरूर याद रखिएगा। यह है क्या, जंतु कोशिकाओं में क्लोनिंग के लिए उपयुक्त संवाहक है ये, ठीक है। संवाहक का मतलब उम्मीद है आप समझते होंगे, वहन करने वाला, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, ट्रांसपोजेबल जंपिंग जीन की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? चाहे ट्रांसपोजेबल कहिए चाहे जंपिंग जीन कहिए, इसकी खोज जो है की थी किसने? खोज की, सर्वप्रथम खोज किसमें की गई भाई? मटर में की गई, ड्रोसोफिला, मक्का या एनेबिडोप्सिस। तो आप देखेंगे मक्का का जो पौधा है उसमें यमसी क्लॉट नामक एक साइंटिस्ट है जिन्होंने कि सबसे पहले इसको खोजा था। अगली बात करें क्वेश्चन 5 की, जीन इंजीनियरिंग में जैविक कैंची का कार्य, बायोलॉजिकल इंसीजर किसे कहते हैं? जैविक कैंची। तो कैंची का काम होता है काटना, और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल यानी डीएनए या आरएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने का काम इंडोन्यूक्लियोज करता है मेरे बच्चों, जो कि एक एंजाइम है। तो यही क्या है, बायोलॉजिकल इंसीजर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जेनेटिक इंजीनियरिंग में 2 अति लाभप्रद बैक्टीरिया कौन से हैं? राइजोबियम एजोटोबैक्टर, एसर्निया या एग्रोबैक्टीरियम, राइजोबियम या डिप्लोकोकस, नाइट्रोसोमोनास या कैलिप्सेप्ला। तो एसरिसिया और एग्रोबैक्टीरियम यही क्या है आपका ऑप्शन हो जाएगा, जो कि खा में दिया गया है, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण बैक्टीरिया के रूप में जाने जाते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7, जीन अभियांत्रिकी की नींव जिस एंजाइम की खोज से पड़ी वह क्या है? डीएनए लाइगेज है, डीएनए पॉलीमरेज है, निर्बंधन अंतः न्यूक्लियेज है या डीएनए गायरेज है? तो निर्बंधन अंतः न्यूक्लियेज जो एंजाइम है ना, ये जो है जीन अभियांत्रिकी की नींव डालने के लिए है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज इसी को कहते हैं, ठीक। तो यह एंजाइम हिंदी के रूप में निर्बंधन अंतः न्यूक्लियेज जाना जाता है, इसको याद रखिएगा। हाँ बच्चों, अगर जो है आपको हिंदी वर्जन कम समझ में आए तो इंग्लिश वर्जन क्वेश्चन को एग्जाम में जरूर देखिएगा। दोनों वर्जन होता है ताकि हो सकता है आप उसमें और अच्छे से चीजें समझ लें। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, शॉटगन विधि का प्रयोग किया जाता है जीन पूंजीकरण के लिए, जीन संश्लेषण के लिए, जीन चिकित्सा के लिए, आनुवंशिक नियंत्रण के लिए। तो जीन पूंजीकरण कह दें उसके लिए उपयोग होता है, और जीन पूंजीकरण क्या है? जीन का प्रवेश कराना। तो इसकी हुई पूंजीकरण नाम दे रहा है हिंदी में, उसके लिए शॉटगन का यूज किया जाता है, कुछ बंदूक जैसा स्ट्रक्चर उसका होता है। 12वें नंबर का देखिए क्वेश्चन,
एपिसोम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? गुणसूत्र से, आरएनए से, प्लाज्मिड से या गाल्जी काय से? तो जो प्लाज्मिड है मेरे बच्चों ऑप्शन का, उससे संबंधित होता है एपिसोम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, डीएनए का रासायनिक चाकू है ना, केमिकल स्निफ ऑफ डीएनए किसे कहते हैं? तो इंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम है काटने का काम करता है, तो इसको हम चाकू के नाम से जानते हैं। तो यहां ऑप्शन जो का है वो क्या है, सही हो जाएगा। क्लियर है? चल, तो ये कुछ प्रश्न थे एमसीक्यू वाले और चैप्टर की कुछ शॉर्ट समरी थी मेरे बच्चों, जो आपके सामने दिखाई गई, बताई गई, समझाई गई। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट जरूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में अगले क्लास के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।